हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल में। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक या आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और बेहतरीन करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिहार, यूपी और झारखंड तीनों स्टेट्स के पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई की तैयारी करवाई जाती है। और अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। और क्लासेस और लेक्चर्स और लाइव टेस्ट और मॉक टेस्ट के द्वारा आपकी तैयारी को और बेहतरीन कराया जाता है। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको क्लास के नोट्स, पीडीएफ, मॉक टेस्ट और क्लास के टाइमिंग्स और स्केड्यूल सारे टेलीग्राम चैनल पे बताए जाते हैं। और इस चैनल से भी सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और यहाँ पे बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि आपको हर बेल आइकन के साथ आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हमारे प्रत्येक क्लास का। सो इस चैनल से जुड़ जाइए अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए फॉर बिहार, यूपी एंड झारखंड पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई। चलिए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए क्लास पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्लास के बाद अपना कमेंट जरूर दीजिएगा फीडबैक में कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए क्लास शुरू करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। और आपने थंबनेल सही देखा है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक के लिए वीवीआई क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका क्वेश्चंस कहाँ से पूछा गया है। तो ये क्वेश्चंस आपका बिहार पैरामेडिकल डेंटल का मैंने सवाल लिया है प्रीवियस ईयर का 2018 का पार्ट 2। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आप सभी को करना है, चाहे आप यूपी, बिहार, झारखंड किसी भी चीज़ के हो और तैयारी पैरामेडिकल या पॉलिटेक्निक का कर रहे हैं, क्योंकि सबका सिलेबस सेम होता है। वो क्या है? एनसीईआरटी। सो आपके लिए भी ये प्रश्न बहुत क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है इंपॉर्टेंट है। चैनल कैसा लगेगा आप ये वीडियो के बाद जज कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैंने दे रखा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज प्रेजेंट इन द मैक्सिमम अमाउंट एज एन इम्प्योरिटी इन कास्ट आयरन। तो कच्चे लोहे में क्या अधिकतम मात्रा में अशुद्धि के रूप में पाया जाता है या उपस्थित रहता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो बिहार पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, यानी पीएम के स्टूडेंट है, बिहार पीएम के स्टूडेंट्स, तो उनको मैं बता दूं कि यही सेम प्रश्न आपका 2020 के क्वेश्चंस में पूछा था। यानी 2020 का क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस यानी 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन कहां से पूछा, तो 2018 के पैरामेडिकल डेंटल का सवाल है ये, ठीक है। जाके 2020 का देखिए, प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा रखा है 2020 का पैरामेडिकल, बिहार पैरामेडिकल का, और अदर स्टेट्स के भी स्टूडेंट्स जाके देखे उन्हें तो क्वेश्चंस किस तरह से रिपीट होते हैं। तो ये 2018 का प्रश्न है जो कि 2020 में पूछा है, सेम डिट्टो प्रश्न है, समझ गया। तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं पैरामेडिकल डेंटल के, ठीक है। तो अच्छे से पूरा पैरामेडिकल डेंटल कर लीजिए और जाके खुद देखिए कि क्वेश्चन सेम है कि नहीं। सो क्वेश्चंस क्या था, बहुत इजी क्वेश्चन था कि कच्चे लोहे में क्या अधिकतम मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित होता है। तो कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस या मैंगनीज। तो आपको बताना है कौन सा है। तो आंसर क्या है आपका? यस, सबका सही आंसर आ रहा है कार्बन। कार्बन सबसे ज्यादा अशुद्धि के रूप में पाया जाता है आपके कच्चे लोहे में, यानी कास्ट आयरन में। सो इसकी मात्रा क्या होगी आज ये भी जान लेते हैं हम लोग। तो ये 4 से लेके 4.5% के मात्रा में कार्बन पाया जाता है। और 2020 वाले वीडियो में मैंने सिलिकॉन, फास्फोरस और मैंगनीज तीनों का परसेंटेज बता रखा है। तो एक बार जाके 2020 का प्रश्न फिर से देख लीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है तो पहली बार जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पूरा है, ठीक है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, पीएम पीएमडी करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाके पूरा करिए। चाहे आप कोई भी स्टेट्स को, यूपी, बिहार, झारखंड, आराम से कीजिए, क्वेश्चंस आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब हम लोग चलेंगे सेकंड क्वेश्चन में, क्या वो भी रिपीट हुआ है क्या आगे चल के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ ग्लिसरॉल विथ एक्सेस ऑफ HI आपका क्या बनेगा? 2 आइडोप्रोपेन, अलाइल आयोडाइड, प्रोपेन,
और ग्लिसरॉल ट्राइआयोडाइड, यानी ग्लिसरॉल को HI के साथ आपका ऐड करेंगे एक्सेस वार्म पे, तो क्या उत्पाद होगा, आपको क्या विकृत होगा, तो वो बताना है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका 2 आइडो प्रोपेन। वो कैसे कि आपका जब ग्लिसरॉल को आपका HI के साथ एक्सेस में, यानी एक्सेस में है ये अधिकतम मात्रा में, ठीक है, वार्म किया जाता है, तो क्या बनेगा आपका, सबसे पहले तो बनता है 1 2 3 ट्राई आइडो प्रोपेन बनता है। ठीक है, उसके बाद ये आपका चेंज हो जाता है आगे अलाइल अलाइल आयोडाइड, फिर उसके बाद ये आपका प्रोपीन में बदलता है, फिर लास्ट में ये आपका दे देता है आपका प्रोडक्ट 2 आइडो, न तो लास्ट प्रोडक्ट आपका 2 आइडो प्रोपेन हो जाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट हो जाएगा 2 आइडो प्रोपेन। ठीक है, क्योंकि ये सब इंटरमीडिएट है, ये वाला सारा इंटरमीडिएट रिएक्शंस है, प्रोडक्ट आपको ये है। ठीक है, रिएक्टेंट आपका ग्लिसरॉल प्लस HI हो गया, और प्रोडक्ट यानी P आपका 2 आइडोप्रोपेन हो गया, तो आपका फर्स्ट आंसर सही होगा 2 आइडोप्रोपेन। ठीक है, आप इस सबका स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो तो और समझ जाओगे। ठीक है, तो ये था आपका रिएक्शंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि वैलियम क्या है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन एक एक करके देखते हैं। ए आपका एनाल्जेसिक है, यानी पीड़ा, एंटीहिस्टामाइन प्रतिरोधी, तीसरा आपका प्रतिहिस्टामाइन यानी एंटीहिस्टामाइन ऊपर नीचे हो गया है, और डी आपका प्रशांतक। ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन है और ये बी है। ठीक है, सो आपको बताना है कि क्या है आपका। तो आपका वैलियम को हम लोग एक और अदर नेम से जानते हैं, डाइजेपम। ठीक है, डाइजेपम जो कि एक सिडेटिव हिप्नोटिक है, क्या शांत करता है, एंजाइटी चिंता सबको हम लोगों को शांत करता है, एंटी डिप्रेशेंट का काम करता है। ये क्या एंटी डिप्रेशेंट का काम करता है, हमारे CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा शांत करता है और हमें प्रशांतक का काम करता है। ठीक है, तो डाइजेपम वैलियम एक सिडेटिव हिप्नोटिक्स है, यानी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। ठीक है, और ये क्वेश्चंस कहाँ से आया है, तो ये क्लास 12th का लास्ट वाला चैप्टर से आया है आपका, ड्रग्स। ठीक है, लास्ट चैप्टर से आया, तो उसको भी चैप्टर को अच्छे से कर लीजिएगा NCERT का। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाइए, थर्ड क्वेश्चंस तो हम लोगों ने कर लिया, वैलियम क्या था। अब चौथा वाला पे चलते हैं। चौथा में क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एस्बेस्टोस आपका क्या है, यानी एस्बेस्टोस है एक कार्बोनेट, ऑक्साइड, सिलिकेट या सल्फाइड। आपको बताना है कमेंट करके कि क्या है आंसर सही। एस्बेस्टोस क्या है आपका, एस्बेस्टोस एक आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, एक सिलिकेट है। क्या है, सिलिकेट, तो सी ऑप्शन आपका सही हो गया, सिलिकेट। तो एस्बेस्टोस क्या है आपका, सिलिकेट है, तो करेक्ट ऑप्शन इज योर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 की क्लेमेंजन रिडक्शन ऑफ अ कीटोन इज डन बाय। एक कीटोन का क्लेमेंजन अपचयन किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको बताना है क्लेमेंजन रिडक्शन में कौन सा आपका कैटलिस्ट यूज होता है, किसके द्वारा कराया जाता है क्लेमेंजन में। आपको ऑप्शन है ए Zn Hg और HCl, Li AlH4 H2 और Pt, और ग्लाइको प्लस KOH, तो ग्लाइकॉल प्लस KOH, तो कौन सा हम लोग कैटलिस्ट इसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो ABCD में से आपको बताना है, तो करेक्ट आपका कौन सा होगा क्लेमेंजन रिडक्शन में। तो चलिए पहले मैं रिएक्शंस बता देता हूँ, उसके बाद आंसर। उसको हम लोग जिंक अमलगम बोलते हैं, जिंक अमलगम और एक्वस HCl में, तो आपका ए सही हो जाएगा उत्तर। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाला प्रश्न आपका पैरामेडिकल में रिपीटेड है, आ रखा है। ठीक है, आप लोग जो कर रखे हो
2010 से 20 तक का पूरा अच्छे से पेपर, उनको पता है कि ये क्वेश्चंस रिपीटेड है। जिनको पता है यस टाइप कर दीजिए तो लाइव चैट में। ये क्वेश्चंस क्लेमेंजन रिडक्शंस पे पैरामेडिकल में भी पूछ रखा है, एक बार यस टाइप कर दीजिए लाइव चैट में, ठीक है। तो यस टाइप कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्लेमेंजन रिडक्शन क्या है, फिर से एक बार बता देता हूँ। पिछले वीडियोस में मैंने बता रखा हूँ। क्लेमेंजन रिडक्शन में आपका ये हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग Zn और Hg यानी जिंक अमलगम प्लस एक्वस HCl डालते हैं तो आपका रिडक्शन हो जाता है। क्या बन जाता है ये आपका HHR, ठीक है। O हटा के HH जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये आपका रिडक्शन हो गया। ZnHg क्या है आपका, ZnHg क्या है आपका, ये जिंक अमलगम है, जिंक अमलगम, ठीक है, अमलगम है। तो क्लेमेंजन रिडक्शंस पे क्वेश्चंस बहुत बार आता है, तो इसको आप लोग क्या कीजिए ना, इसको वीवीआई कर लीजिए, इस रिएक्शन को वीवीआई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बिफोर योर एग्जामिनेशंस, अदर स्टेट्स के लिए भी ऑल्सो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि टिंडल प्रभाव यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिटेक्टेड इन अ सॉल्यूशन बाय टिंडल इफेक्ट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट कौन सा शो करेगा, यानी किसके कारण होगा आपका टिंडल इफेक्ट, किसके उपस्थिति के कारण आपका टिंडल प्रभाव शो किया रहेगा, ठीक है। प्रभाव देगा प्रोटीन, लिपिड, कोलाइडल कण या हार्मोन, ठीक है। तो प्रोटीन, लिपिड, कोलाइडल कण या हार्मोन। तो आपका टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, टिंडल इफेक्ट आपका शो करता है कोलाइडल, कोलाइडल सॉल्यूशंस हमेशा आपका कोलाइड्स आपका शो करते हैं। तो सी ऑप्शन इसका होगा कोलाइड्स, ठीक है। क्या होगा आपका कोलाइड्स। तो कोलाइडल कण आपका हमेशा कोलाइडल सॉल्यूशंस आपका कोलाइड्स आपका टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। क्या शो करेंगे, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है, लाइट को रोकना, पासेज को, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट को स्कैटर कर देना, ठीक है। अगर आर पार हो गया और स्कैटर हो गया तो इसका मतलब आर पार हो गया तो कोलाइडल नहीं है, लेकिन स्कैटर हो गया लाइट तो आपका टिंडल इफेक्ट है, कोलॉइड्स है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में आप इस पे पूछता हूँ आपसे कि आपको दे रखा है मिल्क, स्टार्च, ठीक है, और आपका सिंपल सॉल्ट सॉल्यूशन ले लीजिए, सॉल्ट सॉल्यूशन यानी नमक का सॉल्यूशन, और कॉपर सल्फेट CuSO4 भी ले लीजिए। तो इसमें से बताइए तो कौन कौन सा आपका टिंडल प्रभाव शो करेगा। पहला है मिल्क, दूसरा है स्टार्च, तीसरा है सॉल्ट सॉल्यूशन, चौथा है कॉपर सल्फेट। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला मिल्क यानी दूध, दूसरा है स्टार्च, ठीक है, तीसरा है सॉल्ट सॉल्यूशन, चौथा है आपका कॉपर सल्फेट, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, आपका मिल्क और स्टार्च, करेक्ट। मिल्क और स्टार आपका कोलाइडल है, ठीक है, कोलाइड से इसमें, तो इसलिए टिंडल इफेक्ट शो करेगा। लेकिन सॉल्ट सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस कोलाइडल नहीं है, तो उसमें से आराम से लाइट पास हो जाएगा विदाउट एनी डिविएशन, ठीक है। लेकिन सॉल्ट और मिल्क में सॉरी स्टार्च और मिल्क में आपका लाइट डिविएट करेगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो ये था आपका टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव समझ गए, टिंडल इफेक्ट क्या हो गया समझ गए, और ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कॉन्टैक्ट मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, यानी संपर्क विधि किसके उत्पादन के लिए होती है, ठीक है। तो HNO3, HCl एंड H2SO4, NH3। तो यानी आपको नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल या अमोनिया NH3। तो संपर्क विधि पे माय डियर स्टूडेंट्स ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका पैरामेडिकल में। यस टाइप कर दीजिए तो जिसको पैरामेडिकल में ये क्वेश्चन संपर्क विधि कॉन्टैक्ट मेथड कहीं पे दिखा हो आपको क्वेश्चंस के रूप में या ऑप्शंस के रूप में, तो ये आपको दिख रखा है तो यस मैसेज है ये, ठीक है, यस। ये क्वेश्चंस आपका पैरामेडिकल में भी आ रखा है, HNO3, HCl, H2SO4 और NH3 के ऊपर एक संपर्क विधि करके क्वेश्चंस था, मेथड ऑप्शंस में दे रखा था। तो इसका करेक्ट क्या होगा, हम लोग संपर्क विधि यानी कॉन्टैक्ट मेथड में क्या प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। सो हम लोग इसके लिए यूज करते हैं कॉन्संट्रेटेड
H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए हम लोग कांटेक्ट मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आ रखा है। ठीक है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड को रिएक्शंस में लिखवा दे रहा हूं। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन को हम लोग जब वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं तब जाके आपका कॉन्सेंट्रेटेड बनता है H2SO4। तो ये रिएक्शन है आपका प्रॉपर। ठीक है, तो ये रिएक्शन है कॉन्टैक्ट मेथड का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी तक 3 प्रश्न आ चुके हैं जो रिपीटेड है आपका पैरामेडिकल में, तो इसलिए मैं कहता हूं कि पैरामेडिकल डेंटल अच्छे से कर लीजिए, खासकर बिहार पैरामेडिकल के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यानी क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि हु इज अ डायमैग्नेटिक, यानी कौन सा एक प्रतिचुंबकीय है। तो आपको बताना है कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी में से। ठीक है, कौन सा करेक्ट आंसर होगा, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर कौन सा आपका कंपाउंड शो करेगा। तो ये आपका चौथा रिपीटेड क्वेश्चन है। ये पैरामेडिकल में इस टाइप का क्वेश्चन आप देखे हो कि नहीं, यस टाइप कर दीजिए अगर देखे हो तो। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक निकालना। सो ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, क्वेश्चंस का पैटर्न रिपीटेड है। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन आप पैरामेडिकल में भी देखे होंगे। सो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, इसको वीवीआई कर लो, इस टाइप का एक्सपेक्टेड है कि इस साल आपका आ सकता है पैरामेडिकल, बिहार पैरामेडिकल में। ठीक है, सो आपका ये निकालने के लिए आपको क्या आना चाहिए, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आएगा। फिर चैप्टर नंबर 4 में आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो करने आएगा, तब आप ये कर पाओगे। ठीक है, तो ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 2 11th क्लास का और चैप्टर नंबर 4 आना चाहिए, थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी आना चाहिए, तब जाके ये 3 चैप्टर का कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चंस बना है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12th का चैप्टर है। ठीक है, सो इसका सही उत्तर होगा ए। ठीक है, और इसका कारण क्यों है, क्योंकि इसमें आपका कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, डज नॉट कंटेन एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाकी सब में आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ए में आपका सब पेयर्ड है, ऑल आर पेयर्ड। बाकी सब में अनपेयर्ड अनपेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो आपका डायमैग्नेटिक कैरेक्टर शो करने के लिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, बाकी सब में अनपेयर्ड है तो वो पैरामैग्नेटिक शो करेगा। ठीक है, सो आपका ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसको निकालने का मैंने प्रीवियस ईयर में बता रखा है किस तरह से निकालना, वहाँ पे पूरा डिटेल में बता रखा है, इसलिए आप जाके प्रीवियस ईयर पैरामेडिकल वाला प्लेलिस्ट में होगा पीएमपीएमडी में जाके 2013 या 14 में प्रश्न था, 12 13 14 में, वहाँ मैंने पूरे अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को बता रखा है, तो एक बार जाके फिर से रिकैप कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि NH4 ट्वाइस Cr2O7 आपका जब हम लोग तापित करेंगे यानी इसको हीट देंगे तो क्या उत्पाद होगा। ठीक है, तो N2 NO NO2 N2O5। तो इस टाइप का क्वेश्चंस आ रखा है, डायरेक्टली मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये डायरेक्ट रिपीटेड है, लेकिन नाइट्रोजन गैस प्रोडक्शन के ऊपर एक क्वेश्चंस में ऑप्शंस में था ये, तो ठीक है, तो ये भी आपके लिए वीवीआई है। ठीक है, रिपीटेड इसको नहीं कहेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन में था आपका कि N2 करके था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर तो आपका ए ही होगा, क्योंकि जब हम लोग हीट करेंगे ऑन हीटिंग NH4 ट्वाइस होल ट्वाइस को Cr2O7 को, सो आपका हीट करने पे आपका N2 गैस रिलीज होता है। तो आइए देख लेते हैं रिएक्शंस किस तरह से होगा। तो ये रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 को जब हम लोग हीट करेंगे तापित करेंगे तो आपका N2 गैस प्लस Cr2O3 प्लस 4H2O ये रिलीज होता है। ठीक है, तो इसका कलर क्या रहता है आपका ऑरेंज, कलर भी याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और इसका क्या कलर हो जाएगा ग्रीन। अब आपका वर्क है कि क्लास के बाद आपको इसका केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम, और इसका केमिकल नेम क्या है, दोनों का आपको केमिकल नेम Cr2O3 और NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 का दोनों का केमिकल नेम कमेंट में करना है, लाइव चैट में नहीं, कमेंट में आपको डालना है। मैं चेक करूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट कल की क्लास में अच्छा सा रिस्पांस दिए थे कमेंट में, वेरी गुड है सभी को, जो भी एक्टिवली रिस्पांस देते हैं कमेंट में मेरे प्रत्येक होमवर्क का, वेरी गुड है सभी को, इसी तरह से मेहनत करते रहिए आप लोग। ठीक है, तो ये था आपका ए, नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यानी आखिरी प्रश्न पर चलते हैं।
आखिरी प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपका आ सकता है आपके पैरामेडिकल एग्जाम में 2021 में, तो इसको वीवीआई कर लीजिए। आज का बहुत सारा क्वेश्चंस रिपीटेड और वीवीआई था, ठीक है, पैरामेडिकल डेंटल से। सो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये 3 कंपाउंड आपको दे रखा है, ठीक है, और आपको फास्फोरस का ऑक्सीजीकरण अवस्था यानी ऑक्सीजनेशन स्टेट बताना है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी, ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, ठीक है, तीनों में पी का, इसमें, इसमें और इसमें, तीनों में आपको पी का बताना है। तो ये निकालने का एक सिंपल मेथड है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कंपाउंड के लिए निकालते हैं। कैसे निकलेगा? तो इसका 4 है तो 4 लिख लिए, प्लस यहाँ पे 2 फॉस्फोरस है तो 2x लिख लीजिएगा क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकालना है। यहाँ पे 4 होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन का, क्योंकि +1 होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का +1 होता है। और उसके बाद यहाँ पर आपका -10 हो जाएगा। कारण क्यों है? क्योंकि आपका ऑक्सीजन का क्या रहता है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 5 है तो 5 इंटू -2 हो जाएगा, ठीक है, तो 10 हो गया। तो टोटल आपका कीजिएगा तो आपका x क्या आएगा, 0 के बराबर, ठीक है। तो आपको अब कैलकुलेट कीजिए तो x क्या निकला आपका, x आपका निकला +3। कैलकुलेशन कीजिए अच्छे से इस इक्वेशन को, आपका +3 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 10 - 4 हो गया तो 6 और x डिवाइडेड बाई उधर चल गया प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका 6/2 हो गया, 3 + 3। दूसरा देख लेते हैं, H4P2O6, सिंपल है, 4 हो गया आपका हाइड्रोजन का, प्लस 2 फॉस्फोरस है तो 2 इंटू एक्स, और यहाँ 6 ऑक्सीजन है तो 6 - 2 यानी 12 हो गया, इंटू इक्वल टू 0। तो इसको कैलकुलेट करने पे क्या आ गया, x बराबर आपका, x बराबर क्या आ जाएगा, +4, ठीक है। कर लीजिएगा कैलकुलेशन, बहुत इजी, इसको नहीं कर रहा हूं मैं, ये तो बेबी स्टेप हो गया पूरा। इसको बस सॉल्व कीजिए, आपका x आ गया। अब आपका लास्ट कंपाउंड क्या है, H4P2O7, ठीक है। तो 4 तो रहता है हाइड्रोजन का, 1 है तो 4 से इंटू हो गया तो 4 हो गया, प्लस 2x क्योंकि 2 आपका फॉस्फोरस है इसमें भी, -7 इंटू, माइनस का साइन क्यों होगा कि 7 इंटू -2 होगा, तो आपका 14 इक्वल टू 0। तो x यहाँ पे कितना निकला आपका, +5, ठीक है, +5 निकला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका 14 में से 4 चला जाएगा तो 10, उधर जाने पे प्लस हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई 10/2 तो +5। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, +3 +4 +5 रिस्पेक्टिवली। इसका +3 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका +4, इसका +5। तो देख रहे हो ना कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपको सबका पता रहना चाहिए कि क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, तो आप आराम से फॉस्फोरस का निकाल सकते हो। तो ये था तरीका आपका किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीजीकरण अवस्था निकालने का, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो आपको क्लास कैसे लगी आज की, जरूर कमेंट करके बताना। इसी तरह के क्लासेस पाने के लिए ज्वाइन कर लीजिए पीपीआई ट्यूटोरियल को, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा। और हम प्रत्येक दिन क्लास लेते हैं 4 बजे, सो जुड़ जाइए चैनल से और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको क्लास अच्छी लगी तो। और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी तरह पढ़ते रहिए और कमेंट्स आपके अच्छे लगते हैं, सपोर्ट करते रहिए इस चैनल को इसी तरह के लाइव क्लासेस पाने के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।